नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नाम साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं रसायन विज्ञान कर रहे हैं क्लास 11th की, जिसका हमारा अध्याय चैप्टर चल रहा है 3rd, और जिसके तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता हमारे अध्याय का नाम है। हम तत्वों के वर्गीकरण को हम पूरा डिटेल से अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं गुणधर्मों में आवर्तिता के बारे में। गुणधर्मों के में आवर्तिता में हमने जो कह सकते हैं कि रासायनिक गुणधर्मों को या रासायनिक रूप से इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता में भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों को, भौतिक गुणधर्मों प्रवृत्ति के बारे में हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखे, कुछ इसके अलावा भी बहुत से टॉपिकों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारा जो पहला है परमाणु त्रिज्या, उसको हम पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले लेक्चर में इसको अच्छे से हम अध्ययन कर चुके हैं, जो थोड़े समय बाद आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वरना आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या को हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। तो परमाणु त्रिज्या में हमने जान लिया कि किस प्रकार से परमाणु की त्रिज्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, कुछ होता है। तो हमने क्या जाना था, हमने अच्छे से जाना था कि जो परमाणु का जो कुछ भी बंध होता है, तत्वों के बीच जो बंध बनते हैं, एकल बंध, उनकी लंबाई को अगर हम आधा कर दें, यह हमने किस में पढ़ा था, अधातु में। और हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, उसके कोर की लंबाई को जब हम आधा कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस धातु की जो हमारी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वह होती है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे वाले टॉपिक की। इसे आप लिख सकते हैं आयनन त्रिज्या या आयनी त्रिज्या भी आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर न्यू हेडिंग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, जिसे आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आयनी त्रिज्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आयनी त्रिज्या देख लीजिए, इसे आयनिक रेडियंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम कुछ इसे तत्वों की बात करें, अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम की, सबसे पहले किसको ले लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम की यहाँ पर हम बात करते हैं। सोडियम का हमें परमाणु क्रमांक पता है, कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है। तो अगर हम बात करें कि सोडियम के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि सोडियम परमाणु है, इसका जो नाभिक है उसमें उपस्थित प्रोटॉन, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, प्रोटॉनों की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें। अगर हम इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की बात करें तो हमें पता है, जब जितने नाभिक में हम या किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वही उसका परमाणु क्रमांक भी होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो हम क्या कहेंगे, इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11। आपको पता है प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है प्यारे बच्चों, यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमने बता दी। अब मैं भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर हम इसको एक दूसरे में घटाएं, क्या बचेगा, शून्य। क्या बचता है, शून्य बचता है। तो परमाणु क्या लिखेंगे, परमाणु में कुल आवेश, इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, परमाणु में कुल आवेश। अगर हम परमाणु में कुल आवेश की बात करें तो शून्य आवेश है, 0 आवेश है। इस जो सोडियम है हमारा, वो जब मुक्त अवस्था में होता है, या आप कह सकते हैं जब वह एक प्रकार से कह लीजिए कि जब सामान्य अवस्था में होता है तो परमाणु क्या होता है, शून्य होता है, उसके ऊपर आवेश, आवेश शून्य है। तो इसका मतलब क्या है, यह क्या है, उदासीन है। अगर इसके ऊपर धनायन हो तो धनावेशित हो जाता, अगर ऋणायन होता तो क्या हो जाता, ऋणावेशित हो जाता। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से पता है। लेकिन जब शून्य है, उसके ऊपर कोई आवेश है ही नहीं, तो वह क्या है, उदासीन। तो इसी चीज़ को आप लिख लीजिए, इस प्रकार से स्टार लगाइए अपनी नोटबुक में छोटा सा, और लिखेंगे सामान्य अवस्था में, क्या लिखेंगे, सामान्य अवस्था में तत्व की बात कर लीजिए, परमाणु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, परमाणु क्या, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे धनावेश की, फिर हम बात करेंगे ऋणावेश की, क्योंकि हम उदासीन को पढ़ चुके हैं कि सामान्य अवस्था में आप कोई भी परमाणु ले लीजिए, आवर्त सारणी में कोई भी तत्व उठाकर देख लीजिए, वह आपको क्या देखने को मिलेगा, सामान्य अवस्था में उदासीन ही देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर धनावेश। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं धनावेश को पढ़ते हैं। धनावेश क्या होता है, तो वही उदाहरण ले लेते हैं हम। सोडियम को ही समझ लेते हैं धनावेश में लिए, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ देखिए। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेंगे 2 8 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको डोनेट कर दे, डोनेशन कर दे, डोनेट कर दे, दान कर दे, त्याग कर दे एक इलेक्ट्रॉन का, अगर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर करके अपने अष्टक को, बाह्य कक्षा को पूर्ण कर ले, अपने अष्टक को पूर्ण कर ले, मतलब अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको प्राप्त कर ले अगर यह है, तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह भी देख सकते हैं आप। अब आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको Na पॉजिटिव के फॉर्म में, Na पॉजिटिव के फॉर्म में। पॉजिटिव यहाँ पे आपको क्या दर्शाता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं लिखना चाहूँ मैग्नीशियम को लिखूँ, अगर यह क्या करे, सामान्य अवस्था से हट कर के अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करेगा, तो 2+ लिख लीजिए, 2 बार इस प्रकार से प्लस लिख दीजिए, +2 लिख दीजिए, ये सभी एक ही बात है, इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 बार प्लस लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, कहीं +2 लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, 2+ लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो प्यारे बच्चों। इससे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा मैग्नीशियम का परमाणु है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर दिया, त्याग कर दिया प्यारे बच्चों। अगर यह त्याग करेगा तो इस प्रकार से आवेश उसके ऊपर आप दर्शाएंगे। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस प्रकार से इसके ऊपर आप क्या दर्शाएंगे प्यारे बच्चों, आवेश को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, आवेश को दर्शाएंगे। यह समझने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे जब हमारा सोडियम था, ये क्या था, सामान्य अवस्था में था, मुक्त अवस्था में था। इसमें मुक्त अवस्था में तो इस पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, या किस में आ गया, धनावेश में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। प्रोटॉन्स की संख्या, अब इसने क्या डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्रोटॉन तो डोनेट की नहीं किया, मतलब +1, क्या आ गया, +1। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया है, न कि प्रोटॉन का दान किया। नाभिक में जो इसका नाभिक होगा, न्यूक्लियर होगा, उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह तो कितनी होगी, 11 ही होगी, लेकिन इसकी जो बाह्य कक्षाएं होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, इसके बाह्य कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर एक और कक्षा थी जिसने उसने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन का इसने दान कर दिया। जब इसने उस इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, उसका मतलब क्या है, इसकी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। जब इसकी बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इलेक्ट्रॉन घट गया, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो 10 हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या रही, 11 रही। तो ये 11 है, वो क्या है हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु में आवेश, क्या लिखेंगे, परमाणु में आवेश। तो हमारे पास जो परमाणु है उसके अंदर आवेश क्या है, +1। कितना आवेश है, +1। तो +1 को आप किस प्रकार से दर्शाएंगे, इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। आपको ये ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स में इसको नॉर्मल रहना है, इस समझने के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे। अब इसको देखिए संरचना में, देखिए ये तो क्या है, सामान्य अवस्था में है। अगर हम इसकी कौन सी अवस्था बनाएं, ये कौन सी अवस्था में है, ये है इसकी सामान्य अवस्था। अगर हम इसकी, ये न्यूक्लियर है, इसके अंदर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी कौन सी अवस्था, ये इस वाली अवस्था को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, इस अवस्था को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, जो धनायन परमाणु की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। धनायन परमाणु है ना, ये क्या है, धनायन परमाणु है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, मूल परमाणु की त्रिज्या से तो कम होगी ना। इस जो परमाणु की जो क्या होगी, आयनन त्रिज्या होगी या आयनी त्रिज्या होगी। लिख लीजिए, स्टार लगाइए, लिखेंगे धनायन परमाणु की आयनन त्रिज्या,
मूल परमाणु की आयनन त्रिज्या से कम होती है। क्या होती है? कम। धनायन परमाणु की आयनन त्रिज्या मूल परमाणु की आयनन त्रिज्या से कम होती है। यह चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझाया है इसको। तो जल्दी से इसको धनायन को आप क्या कीजिए, धनावेश को लिख लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं धनायन लिख लीजिए। कोई भी दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा चीज़ को, क्योंकि जब आप उदाहरण के साथ जब इस थ्योरी को भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। थ्योरी अपने को याद नहीं है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब भी कोई तत्व या कोई भी परमाणु अपने में से एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, त्याग कर देता है, और वह धनायन को प्राप्त कर लेता है, तो उसके ऊपर +1 +2 +3 +3 तक आवेश आ सकते हैं। बच्चों 3 तक इलेक्ट्रॉनों का दान किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का दान नहीं किया जा सकता। आवेश को प्राप्त कर लेता है। जब इस आवेश को प्राप्त कर लेता है तो परमाणु, जो धनायन परमाणु की जो आयनन त्रिज्या होती है, मूल परमाणु की जो आयनन त्रिज्या से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? इस प्रकार से आप उदाहरण के द्वारा, डायग्राम के द्वारा एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से समझा सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उनको भी कुछ ऐसा लगना चाहिए कि इसने जो रट करके सभी चीज़ों को नहीं किया, ऐसे से इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह क्या अच्छे से क्लियर हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे जल्दी से इसको क्या कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी आयनिक त्रिज्या के अंदर धनावेश को पढ़ा। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं? ऋणायन को पढ़ेंगे। धनायन हमने अच्छे से समझ लिया किस प्रकार से होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो वह धनायन है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। क्लोरीन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, 2 8 7 17 नंबर पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाह्य कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा? इसका बाह्य कक्षक का अष्टक पूरा हो जाए। आपने देखा होगा जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यहाँ पे देखें तो अन्य धनात्मक होता है, Cl नेगेटिव होता है। ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? क्लोरीन को दे दिए, और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। इन्होंने क्या बना लिया? यौगिक बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण हो जाता है, वो आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अब जब यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो यह क्या हो जाता है? Cl- में परिवर्तित हो जाता है और अपने स्थायित्व को कह सकते हैं प्राप्त कर लेता है, स्थायी अवस्था को। या एक्रिय गैसें आपने पढ़ी होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी चीज़ें। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको प्राप्त कर लेता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे Cl- आ गया। क्या आ गया? Cl- के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते क्लोरीन नेगेटिव में परिवर्तित हो गया है, तो लिखेंगे। अब देखिए, अब इस अवस्था में देखिए, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अब देखिए इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, लेकिन एक और प्राप्त किया तो क्या आ गया? 18 हो गए। प्रोटॉन की संख्या, अब हम किसकी लिखते हैं? प्रोटॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 17। और प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या हो गई है? 18 हो गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो चुकी है? 18। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? प्लस नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 17 1 18। -1 क्या कर लेता है? -1 को प्राप्त करता है। प्लस की 17 है और 18 माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो -1 को यह प्राप्त कर लेता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं। ये क्लोरीन है हमारा। ठीक है, इसकी जो बाह्यतम कक्षा है, जो कह सकते हैं पहली कक्षा देख लीजिए, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जो इसकी तीसरी कक्षा है उसके अंदर देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? मुक्त अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है। लेकिन जब यह क्या करता है? 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, इस प्रकार से अपने अष्टक को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके नाभिक में तो कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसके नाभिक में तो 17 ही प्रोटॉन हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो इसके ऊपर चार्ज किया जाता है Cl-1 लिख लीजिए या सीधा ही माइनस लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही माइनस है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है प्यारे बच्चों। ये संरचनाएं आप चाहें तो अपनी नोटबुक में बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके चीज़। यहाँ पे थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, छोटी सी बात आप लिख लीजिए हैं कि रेनाइनों में, या लिख लीजिए रेनाइन की किसकी बात कर रहे हैं, आयनी त्रिज्या, आयनी त्रिज्या मूल परमाणु से ज़्यादा होती है। क्या लिखेंगे, रेनाइनों की आयनी त्रिज्या मूल परमाणु की आयनी त्रिज्या से ज़्यादा होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया था यहाँ पे नहीं लिखना था, बोलना है। हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की हमने पढ़ा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनन त्रिज्या या आयनी त्रिज्या। आयनी त्रिज्या में जो ये हम जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पूर्ण हो गए तो उसकी जो आयनी त्रिज्या होगी मूल परमाणु की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, जो नाभिक में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या हो जाता है, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन देखिए 17 इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। अगर उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा तो क्या होगा, वह परमाणु आकार उसका जो होगा, आयनन त्रिज्या जो उसकी आकार बड़ा होगा तो उसकी आयनन त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये तो क्या थी हमारी, हम सबसे पहले पढ़ा था परमाणु त्रिज्या, अब हमने पढ़ा आयन त्रिज्या। इन दो टॉपिकों को हमने अच्छे से पूरी डिटेल से पढ़ा। पीछे वाली क्लास में पढ़ा, आज की क्लास में आपने ये पढ़ा, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, नोट कर लीजिए, आयनन एंथैल्पी। जो हमारा आगे वाला टॉपिक है वह है आयनन एंथैल्पी। आपको बताऊंगा इसके बारे में, आयनन एंथैल्पी क्या होती है। जल्दी से पहले क्या कीजिए, उम्मीद करता हूँ आयनी त्रिज्या आपको अच्छे समझ में आई होगी। ऋणायन, धनायन, उदासीन सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आपके टॉपिक। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इसको नोट करना है और इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, क्योंकि भूल नहीं, कुछ हम बातें पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करते, ऐसा लगता है दोनों समान है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम क्या बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा परमाणु त्रिज्या हो गई, अपनी आयनन त्रिज्या हो गई। अब आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये आयनन एंथैल्पी होती क्या है, ये तो बताइए जरा, फिर हम इसके बारे में पढ़ें। अब देखिए, इसको पहले देख लेते हैं। ये हम बात कर लेते हैं कि सोडियम को ले लेते हैं अपने, हमें पता है इसकी बाहरी कक्षाओं में इस प्रकार से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जो बाह्यतम कक्षा होती है उससे इलेक्ट्रॉन को, जो बाह्यतम कक्षा होती है किसी भी परमाणु की, किसी भी तत्व की जो बाह्यतम कक्षा होती है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जितनी ऊर्जा इसमें, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला जाएगा। आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसको आप जब ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बहुत ही स्वीट सी परिभाषा लिखेंगे इसके बाद हम। तो जल्दी से क्या कीजिए, आप परिभाषा लिख लेते हैं। इसको डायग्राम को तो बस समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक को लेकर के ना रहे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे किसी गैसीय अवस्था में, ये थोड़ी सी परिभाषा अच्छे से लिखेंगे, किसी गैसीय सही लिख लेना, क्योंकि मात्रा हिंदी इतनी अच्छी नहीं होने का इधर उधर चली जाती है कुछ बार। यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिए, इसको अच्छा रहेगा। किसी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु की अंतिम अवस्था में स्थित
परमाणु की अंतिम कक्षा, क्या कह सकते हैं, अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने। वैसे परिभाषा आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या लिखेंगे जितनी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो ये लिखेंगे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो लिखेंगे उसे ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। किसी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु की अंतिम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसके अंदर हम एक छोटी सी सब हेडिंग लगा लीजिए, परिभाषा समझ में आ गई होगी। नाभिकीय आवेश, क्या लिखेंगे, नाभिकीय आवेश। इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए, सब हेडिंग लगा लीजिए। अब नाभिक में कुछ आवेश है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश कहते हैं। परिभाषा वैसे ही समझ में आ गई, तो लिखेंगे एक और चीज़ लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टार लगाइए, एक और चीज़ लिखिए इसके बारे में। जो आयनन एंथैल्पी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। किसी भी तत्व की, किसी भी परमाणु की आयनन एंथैल्पी ऋणात्मक नहीं होती है। आयनन एंथैल्पी सदैव ही धनात्मक होती है। लिख लीजिए, आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। आयनन एंथैल्पी का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे हम नाभिकीय आवेश को देखते हैं। अब लिखिए, इसके अंदर पहले थोड़ी सी बात लिख लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्या लिखेंगे, परमाणु के नाभिक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाभिक की बात करेंगे तो नाभिक ही आएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात आपको नहीं लगी होगी। तो जो परमाणु के नाभिक में आवेश आपको पता है परमाणु के नाभिक में क्या होता है, आवेश होता है। प्रोटॉन होते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना अधिक होगा, क्या लिखेंगे, जितना अधिक होगा उतनी ही आयनन एंथैल्पी होगी। अधिक होगा उतनी ही आयनन एंथैल्पी होगी। ठीक है, जब नाभिकीय आवेश पे आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से डिपेंड करती है, वह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में आवेश जितना अधिक होगा या जितना होगा उतनी ही अधिक या उतनी ही आयनन एंथैल्पी होगी। ये बात आपको लिख लेना है। तो आपने क्या लिखा, परमाणु के नाभिक में आवेश जितना, या आप ये भी लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक में आवेश जितना होगा उतनी आयनन एंथैल्पी होगी। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है लिथियम कितने नंबर पे आता है, इस प्रकार से लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें समझनी है अपने को। यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिथियम के अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो हमें पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह से बेरिलियम के परमाणु क्रमांक की बात करें 4 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करें 6 होता है। इसमें किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन विन्यास भरें तो क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें 2 और 2 आएगा। उस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 और 4 आ जाएगा, 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
अब इसकी संरचना बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लिथियम को देखते हैं। अब लिथियम देखिए, आपको पता है ये क्या नाभिक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। नाभिक नहीं, यहाँ पे इसका नाभिकीय आवेश लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, नाभिकीय आवेश। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह हमें क्या दर्शा रहा है कि इसकी जो नाभिकीय आवेश है वह क्या है, +3 है। क्या है प्यारे बच्चों, +3। अब बेरिलियम बना लेते हैं हम। क्या बना रहे हैं, बेरिलियम की बात करते हैं। ठीक है, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो नाभिकीय आवेश होगा वह क्या होगा, +4 होगा। क्या होगा, नाभिकीय आवेश इसका क्या हो जाएगा फिर बच्चों, +4। इसी तरह से हम किसकी बात करते हैं, कार्बन की। तो कार्बन के लिए बना लेते हैं, ये नाभिक आ गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। इसके अंदर 2 है और इसके अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं, 6। तो इसके जो नाभिकीय आवेश का मान होगा वह क्या होगा प्यारे बच्चों, +6 होगा, +6 होगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं आयनन एंथैल्पी। अपने मेन टॉपिक से अपने को नहीं भटकना, इसी के चारों तरफ अपने को चक्कर लगाते रहना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं लिथियम की, फिर बात करूं बेरिलियम की, फिर बात करूं कार्बन की, किसकी आयनन एंथैल्पी अधिक है, तो कार्बन है, इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी आएगी। उसके बाद बात करूं तो हमारी लिथियम की आयनन एंथैल्पी आती है। ये आयनन एंथैल्पी का क्या हो गया, क्रम हो गया, जो हमने यहाँ पे समझा है। किसके आधार पर, नाभिकीय आवेश के आधार पर प्यारे बच्चों। किसके आधार पर सीखा है, नाभिकीय आवेश के आधार पर। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। आयनन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं हमने क्या पढ़ा, किसी गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक चीज़ हमने देखी, आयनन एंथैल्पी का मान सदैव ही धनात्मक होता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, सदैव ही धनात्मक होता है। उसके बाद हमने सब हेडिंग डाले नाभिकीय आवेश की। अब ये नाभिकीय आवेश क्या वाला होती है वह हमने देखी कि परमाणु के नाभिक में आवेश, अब नाभिक में आवेश किस बात पर निर्भर करता है कि जिसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, प्रोटॉन की संख्या ले लीजिए, उस आधार पर निर्भर करेगा, उस आधार पर निर्भर करेगा। तो आवेश हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। नाभिक में आवेश हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है, क्योंकि नाभिक में क्या 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 पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, उदासीन। तो नाभिक में हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश पाया जाता है नाभिक में। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान सदैव ही क्या होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद जैसे हमने नाभिकीय आवेश पढ़ा, इसी के अंदर कुछ और टॉपिक को, कुछ छोटे मोटे इसके हेडिंग्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो अब हम दूसरी सब हेडिंग लगा लेते हैं। पहले हमने क्या डाला, नाभिकीय आवेश पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे परमाणु का आकार। क्या पढ़ेंगे, परमाणु आकार लिख लीजिए या लिख लीजिए परमाणु का आकार। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से परमाणु आकार पर डिपेंड करती है। एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा, क्या होगा, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा वैसे उसी के साथ साथ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ, ये हमारा क्या नाभिक, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसके ऊपर जो आवेश लग रहा है, जो आकर्षण लग रहा है वो अधिक होगा। हम आगे की कक्षा में जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नाभिक द्वारा इस पे जो आकर्षण लगाए जा रहे हैं वह अधिक होगा या इस इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाला आकर्षण अधिक होगा। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, इसके ऊपर लगने वाला आकर्षण ही तो अधिक होगा। इसके ऊपर लगने वाला आकर्षण क्या होगा, दूरी बढ़ी तो आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चुंबक लीजिए, बिल्कुल पास पास में उसको पकड़िए इस प्रकार से। जब बिल्कुल पास पास में होगा बहुत अधिक आकर्षण लगा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर लेके चले जाएंगे, अगर छोटी चुंबक है थोड़ी सी दूरी पर आकर्षण खत्म हो जाएगा, अगर चुंबक बड़ी है तो कुछ ज़्यादा दूरी तक भी वह आकर्षित करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जितना आकर्षण महसूस हो रहा था वहाँ पर यहाँ पहुँचने के बाद उतना आकर्षण तो महसूस नहीं होगा। सीधी सी बात है, आकर्षण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर हम नोट करेंगे। यही बात बस पढ़नी है अपने को, थोड़ी सी अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। तो परमाणु के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है कि लिखेंगे, जैसे जैसे किसी परमाणु का
जैसे जैसे किसी परमाणु का आकार, यही चीज़ हमने देखा, जैसे जैसे किसी परमाणु का जो आकार है वह बढ़ता चला जाता है या बढ़ता जाता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे किसी परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके अंतिम कक्षा में, ये चीज़ हमने अभी भी देखी थी, उसकी अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा अर्थात उसकी जो बाहर की कक्षा है, बाह्य कक्षा है, उसकी बात हो रही है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी यह भी बात कर लेते हैं, नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लिखे, साथ साथ लिख सकते हैं आप, साथ साथ, जिसके इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, या आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला, अच्छा रहेगा ये थोड़ा सा, नाभिक द्वारा लगने, अब नाभिक द्वारा ही क्या लग रहा होता है, नाभिक क्या करता है, आकर्षित करता है ना इलेक्ट्रॉन को, नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, किसकी बात करें, नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल घटता चला जाता है या घटता है। क्या लिखा, हमने लिखा जैसे जैसे किसी परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है वो घटता है। अंततः अब इसके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो परमाणु होता है का आकार, आकार ही तो बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर क्या बढ़ रहे हैं हम, आयनन त्रिज्या या आयनन एंथैल्पी, सॉरी आयनन एंथैल्पी, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है आयनन एंथैल्पी घटती चली जाती है, घटती है। ये चीज़ आपको मैं पहले अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर चला जाएगा, चुंबक की परिभाषा मैंने उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया कि चुंबक पास पास में है तो क्या कर रही है, अत्यधिक आकर्षित कर रही है प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे ही वह दूर चली जाएगी तो वह क्या करेगी, इतना आकर्षण नहीं कर पाएगी, उतना आकर्षित नहीं कर पाएगी। देखिए आप उदाहरण द्वारा भी देख सकते हैं, मैं ले लेता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, स्टार लगा कर लिख लीजिए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती चली जाती है। ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है सोडियम 3 नंबर पे आता है, सॉरी लिथियम 3 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है और जो पोटेशियम होता है वह अपना 19 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें क्या होता है, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके। अब देखिए, अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये तो नाभिक के पास है क्योंकि दूसरी कक्षा में उपस्थित है, ये तीसरी कक्षा में उपस्थित है, ये चौथी कक्षा में उपस्थित है, तो हम क्या इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं, अंतर लगा के लिखिए क्योंकि हमने ये समझा है, तो इसी की सहायता से हम बता रहे हैं आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी का अगर हम क्रम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किस पे लग रहा होगा, बल किस पे लग रहा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहे हैं वह सबसे अधिक आकर्षित किसको कर रहे हैं, लिथियम को कर रहे हैं, उसके बाद किसको कर रहे हैं, सोडियम को कर रहे हैं, उसके बाद किसको कर रहे हैं, पोटेशियम को कर रहे हैं, उसके आगे लिखना चाहें तो उसके बाद किसको कर रहे हैं, रुबिडियम को कर रहे हैं। इस प्रकार से आप एक क्रम लिख सकते हैं, एक निश्चित क्रम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसे भी लिख लीजिए जल्दी से क्योंकि मैं इसे साफ करूँगा, फिर हम आगे इसके क्या कर सकते हैं कि वो जो परमाणु का आकार है इसी प्रकार से इसको और कुछ गुणों को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने अब पढ़ा परमाणु का आकार, अब हम पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं आवरण प्रभाव। क्या पढ़ेंगे,
आवरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आवरण लिख लीजिए या लिख लीजिए परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कोई न्यूक्लियर है, कोई नाभिक है। अब देखिए ये इसकी कक्षाएं हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2। इसमें कितने हैं, 8 है। इसमें 18 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, किसी भी परमाणु पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नाभिक द्वारा जो बल लग रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी बात करूँ, इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक तेज गति से अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा में, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक द्वारा जो डाला जा रहा आकर्षण बल है, इसके द्वारा अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल डाला जा रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया, ये जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वह क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। देखिए, नाभिक द्वारा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल या कोई बल कार्य कर रहा है, उसको जो बीच की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं वह क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, हटा कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। इसी गुण को या इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लेते हैं, लिखेंगे किसी परमाणु की, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं, जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, या अंतिम कक्षा लिख लीजिए, अंतिम कक्षा से पूर्व की कक्षा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम कक्षा से पहले की कक्षा भी लिख लीजिए, अंतिम कक्षा से पूर्व की कक्षा में, ठीक है। मतलब आप इस पूर्व की कक्षा को क्या कहते हैं, एक नाम से पुकारते हैं, इसे कह सकते हैं कोर कक्षा। क्या कह सकते हैं, कोर कक्षा, इस नाम से पुकार सकते हैं। अंतिम कक्षा से पूर्व की कक्षा में, अर्थात कोर कक्षा द्वारा जो अंतिम कक्षा में आकर्षण बल लग रहा है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ही लगेगा ना आकर्षण बल, पर नाभिक द्वारा कौन लगाएगा आकर्षण बल, नाभिक ही तो लगाएगा। नाभिक द्वारा डाला गया, क्या डालेगा नाभिक, आकर्षण बल। डाला गया जो आकर्षण बल है उसे क्या कर देता है, बल हटा दिया जाता है, या लिख लीजिए क्षीण कर दिया जाता है। क्या लिख दिया, हटा दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही आवरण प्रभाव, या फिर हम क्या कह सकते हैं, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पे पढ़ा परमाणु का आकार पढ़ा। आवरण प्रभाव में हमने क्या पढ़ा कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा से पूर्व कक्षा में उपस्थित कोर कक्षा द्वारा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको समझाया था, आसान भाषा में समझाया था कि नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को, ये बीच की कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन के आकर्षण होते हैं वो कम कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं आवरण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। हमने इसके कुछ गुण पढ़ रहे हैं, किसके अंदर चल रहा है, अपना आयनन एंथैल्पी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें हैं वो भी हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने आयनन एंथैल्पी के अंदर कुछ प्रभावों को पढ़ा। इसके आगे के जो प्रभाव है वो हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। समय की थोड़ी सी कमी के कारण यहाँ पर हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ने में 10-15 मिनट और लग जाएंगे, इतना समय हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम
वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि इसी कक्षा में कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया, तो हम आगे वाली कक्षा में उसको पढ़ने वाले हैं। तो वैसे आप प्लेलिस्ट के हिसाब से जब पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में है आ रहा है। उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट कर करके बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। पर बच्चों मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद पर बच्चों।